चल रहा है, लेकिन आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस समय यहाँ तक कि सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप लोगों की ओ लेवल की क्लासेस चल रही हैं। ओ लेवल की क्लासेस में सबसे अच्छी चीज हम लोगों को एक प्रायोरिटी में ये मिल गया कि हम लोगों के पास ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो जिससे कि हमारे लॉकडाउन पर या फिर देश में जो आर्थिक अव्यवस्था फैल रही है उससे हमारी स्टडीज पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा और आजकल बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। आज मैं आप लोगों के लिए जो स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ या आज आप लोगों को जो स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, बेसिकली कुछ अभी तक जितना आपने पढ़ा आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने इस बीच काफी सारी क्लासेस फिनिश कर ली। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ठीक ठाक घंटे की क्लासेस फिनिश कर ली हैं और लगभग हम लोगों का 80 टू 90% सिलेबस भी खत्म हो गया है। जल्दी हमारा M1 फिनिश होने वाला है बच्चों। तो इस बीच जैसे ही M1 फिनिश होगा मैं आप लोगों के फास्ट ट्रैक क्लासेस या रिवीजन क्लासेस साथ ही साथ आप लोगों के M1 के छोटे छोटे टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, ताकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जिनको मौका नहीं मिला है अपनी क्लासेस को रिवाइज करने का या फिर कोई भी कारण से वो अब शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिव स्टडी मटेरियल बनेगा। आगे चलकर आप लोगों को एक क्रैश कोर्स या फिर यूं कहिए गेस्ट पेपर प्रोवाइड होगा, जो कि लास्ट समय के लिए जीवनदायिनी होता है उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और 10-15 दिन में वो जल्दी जल्दी उसको रट के खत्म करना चाहते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है M1R5 वाला जो टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। इसमें मैं आज उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिन टॉपिक्स को आप लोगों को इस बार पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मैं चैप्टर वाइज लेके चलूंगा, पूरा इकट्ठे नहीं। और हम लोग इस समय पीपीटी कर रहे हैं, तो पीपीटी इसी के जस्ट इसके बाद वाली क्लास में शुरू होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी इन क्लासेस को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी मुझसे लगातार लोग बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। वीडियो में कमेंट्स मत किया करिए, बिकॉज यूट्यूब के वीडियोस कमेंट्स बहुत कम देखता हूं मैं। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन पेंसिल उठा लीजिए, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो ये सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल ही जाएगा, तो वो लोग बाद में भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बोलूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को नोट करने वाले हैं और फिर मैं उन टॉपिक्स को बाद में लिखकर आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड भी कर दूंगा। तो जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको जल्दी जल्दी आप लोग लिखना शुरू करिए। आपको करना क्या है, आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर और उस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर राइट करेंगे या लिखेंगे और उसको आप लोग अपनी कॉपीज में, जो बच्चे हिंदी में पेपर लॉक कर रहे हैं वो हिंदी में लिखने वाले हैं, जो बच्चे इंग्लिश में पेपर लॉक कर रहे हैं वो इंग्लिश में लिखने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके सवाल आएंगे और आपको वाकई लिखना कैसे चाहिए, क्या तरीका होता है आप लोगों को लिखने का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके उसमें आने वाला है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक काफी यूजफुल है। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है इसके बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन जो है मान के चलिए कि 5 नंबर का है। ओके, तो आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लास में लाइव हैं इस समय, आप में से मेरे को बताइए कौन बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा। कंप्यूटर मेमोरी, अपने हाथ रेस करिएगा। जो लोग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं अपने हाथ रेस करिए, कौन इसका जवाब देना चाहेगा। मैं उसको फिर और अच्छे ढंग से बताता हूं कि 5 नंबर में आपका जवाब कितना है। ओके, तो इस समय हाथ रेस किया है हमारे सामने सुमित ने। सुमित का मैं स्पीकर ऑन कर देता हूं और साथ ही साथ शुभम ने भी हाथ रेस किया है। सुमित सुमित बताइए। सर, कंप्यूटर वो डिवाइस इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त निर्देशों कंप्यूटर में संग्रह स्टोर करके रखता है। यदि किसी भी निर्देशों सूचनाओं व परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। सर, मेमोरी टू टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सर, प्राइमरी मेमोरी इज अ वोल्टाइल मेमोरी और नॉन वोल्टाइल मेमोरी दोनों प्रकार की होती है। और टेम्पररी मेमोरी में अपनी मतलब कंप्यूटर ऑन, ये मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर ऑन ऑन होने के से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही, अर्थात अचानक बंद हो जाने पर या बिजली चली जाने पर, नष्ट हो जाने पर मेमोरी कंप्यूटर में सेफ नहीं होती है। एंड सर, इसके बाद मेमोरी दो होती है, बिट और बाइट। सर, इसमें इसमें बिट और बाइट के बारे में है। मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा 0 और 1 के रूप के फॉर्म में ये होते हैं और जिसे इन्हें बिट कहा जाता है। सर, इसमें एक जैसे कि होता है कि टाइप ऑफ मेमोरी में एक डायग्राम बनता है। इसमें होता है रैम और रोम। रैम दो टाइप के होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम होता है, ये 3 टाइप के होते हैं, पी आर ओ एम, ई आर ओ एम और डबल ई पी आर ओ एम। सर, इसका फुल फॉर्म होता है रैम का, जैसे होता है स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम में ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये दूसरा होता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी सर।
और ये भी इसमें भी कई टाइप के आ जाते हैं रैम में, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या एक अस्थायी मेमोरी होती है। ये इनपुट डिवाइस में इनपुट किए गए डाटा की प्रक्रिया को पहले रैम में संग्रहित करता है और सीपीयू द्वारा इसकी आवश्यकता वहां से प्राप्त किया जाता है। तो ये रैम की डिफिनेशन है। और ये इसमें ओके, भी 3 टाइप के होते हैं, डायनामिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, काफ़ी कुछ हेलो? बिल्कुल सही बताया है सुमित ने। देखिए बच्चों, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको अब इसी क्वेश्चन को लिखना कैसे है, मैं उस फॉर्म में आपको पूरा बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली नंबर्स अर्न कैसे किए जाते हैं, टीचर से नंबर निकाले कैसे जाते हैं। आपके सामने सीधा आ गया कंप्यूटर मेमोरी। अब उसमें ध्यान दीजिए, इससे कई चीज़ें बन के आएँगी। आप इस क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं, कंप्यूटर मेमोरी। दूसरा एक क्वेश्चन कभी-कभार ये भी आ सकता है इससे कि आपको रैम और रोम में अंतर बताइए, डिफरेंस। इसी से एक क्वेश्चन और जनरेट होगा कि आपको बताना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ओके, इसी तरीके से इससे एक और क्वेश्चन जनरेट होगा और वो होगा स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी, स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी। क्लियर? तो आप देख रहे होंगे एक ही क्वेश्चंस के आंसर्स एक ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस उसको कई तरीके से वो पूछ रहा है। तो इन सब का एक ही जैसा जवाब होने वाला है। और जवाब दिया कैसे जाता है, पहले इंग्लिश में देखिए। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब आपको सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी या डायनामिक या कुछ, तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो आपको लिखना होता है कंप्यूटर मेमोरी है क्या। तो आप एक सिंपल सी लाइन में लिख देंगे कि ये एक फिजिकल डिवाइस या पार्ट है जो कि आप लोगों की मेमोरी स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है। ठीक। और इसमें कई सारे होते हैं जिसमें कि रॉम भी है, ये वोलाटाइल भी है। एक छोटे से सेंसेस, कुल मिलाकर ये जो आपने पहली 2-3 लाइनें लिखी, ये उसकी डेफिनेशन है। तो आपने इसको डेफिनेशन मैं लिखने के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि 5 नंबर का है, इतने में काम नहीं चलेगा, इसी के नीचे एक अगली हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरीज को हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये डायग्राम बना लीजिए 100%। आपने अगर ये डायग्राम बना दिया तो आपको बता दें 3 नंबर तक तो आप वैसे ही पहुंच गए। तो ये डायग्राम बिल्कुल बनाना जरूरी है शुरू में ही। आपको बता दें जब टीचर क्वेश्चन पढ़ता है और या आंसर पढ़ना शुरू करता है तो जो नंबर देने की जो इंटरेस्ट है वो शुरुआत की 7-8 लाइनों में ही डिसाइड हो जाता है। आपने डायग्राम बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे जाके बनाया तो बेकार है। तो कोशिश करिए कभी भी, और पहली चीज कोशिश करिए कि जो भी 5 नंबर के ऊपर के सवाल हैं उनमें डायग्राम हो ही। ये 100% कोशिश करिएगा। तो ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझाना है। अब इस क्लासिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है कि रॉम रॉम क्या होती है। रॉम के बारे में आपने लिख दिया कि रॉम एक प्रकार की पहला क्लासिफिकेशन है जो परमानेंट स्टोर करता है। ठीक है, और ये नॉन वोलाटाइल है। उसके अंदर भी आपने दे दिया पी रॉम, ईपी रॉम वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने बता दिया रॉम के बाद आप लोगों ने बता दिया रैम, रेंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके बारे में दे दिया कि हाँ रेंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आप लोगों की वोलाटाइल मेमोरीज होती हैं और ये रीड और राइट दोनों करती हैं, फास्ट है। इसमें भी स्टैटिक और डीरॉम इतना है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इतने में काफी है, ठीक है, मेमोरी बता दी आपने, रैम रोम को एक्सप्लेन कर दिया, काम कर। लेकिन अगर क्वेश्चन 7 नंबर का हो जाता है तो फिर आपको इन्हें भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, स्टैटिक और डायनामिक रैम क्या होता है। तो फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई भी जो एक्सप्लेनेशन है वो मात्र या मैक्सिमम 2 से 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देखें पी रोम, तो पी रोम की एक तो आपने लिख ली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है और ये इसका मेन बेसिक फंक्शन होता है कि रोम की ही तरह काम करती है, लेकिन इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब एक बार आप लोग उसे बर्न करके उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये सब मत लिखिएगा, इतना सफिशिएंट है। अगर आप देखें तो अगर 5 नंबर का पेपर है, तो अगर आप लोग 5 नंबर के पेपर की बात करें तो आप लोगों की आंसर शीट्स मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको ये आंसर शीट्स किस तरह के फॉर्म में मिलती है। एक मिनट। तो ये आंसर शीट्स जो मिलेंगी वो आपको आंसर शीट्स जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आंसर शीट्स हैं। ठीक, आप जब नेलेट में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको फ्रंट शीट पहले, यानी कि पहला आपको ये मिलेगी और इसके ऊपर आपको अपना पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। और ओमार शीट मैंने आप सभी को नोट्स में दे रखी है ऑलरेडी, तो वो तो अलग बात हो गई। तो आंसर शीट्स जो मिलेंगी, इस आंसर शीट्स के अंदर आपको ब्लैंक शीट्स मिलेंगी और उस पर आपको लिखना होगा। शीट की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती कि आप सोचें कि उसमें बहुत अच्छा तरीके से आप लिख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल तरीके से ही लिखना होगा। दूसरी चीज, अब जब लिखना कैसे होगा वो भी देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके पास जो आंसर्स आएंगे तो ये एक पेज है। ठीक है, तो ये जो एक पेज है, अगर 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का है, तो एक पेज ये वाला जो लेफ्ट वाला है और सेम उसी के साइड में ये राइट वाला पेज। इसी में यहाँ डायग्राम बना हुआ है आप लोगों का और आपका बाकी एलोबरेटेड भी है। ये एक सफिशिएंट होता है आपके 5 नंबर के पेज के, यानी 5 नंबर के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 7 नंबर का होता, इसकी जगह 7 नंबर का होता, तो इसमें आपने एक पेज, 2 पेज और इसके पीछे वाला भी एक 3 पेज आपको पूरा लिखना चाहिए 7 नंबर के। तो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कितना लिखें? लिखने में तो आप कहिए तो इतना सारा कंटेंट इकट्ठा है कि बहुत सारा लिख सकते हैं। लेकिन आपको नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही लिखना चाहिए। अगर 5 नंबर का सवाल है तो लेफ्ट एंड राइट 2 पेजेस सफिशिएंट है। 7 नंबर का है तो 3 पेज कर दीजिए। अगर 3 नंबर का है तो 1 पेज में लिखिए। 5 और 7 नंबर वाले में डायग्राम मस्ट है, जरूर बनाइए। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं भी होते तो हम उसको बना सकते हैं, डायग्राम अपनी तरफ से क्रिएट किए जा सकते हैं।
वो सब खैर आगे आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब बात आती है हिंदी वाले बच्चों की। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हिंदी में लिखें कैसे? क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको बता दें, कभी ये मत सोचिएगा कि हिंदी का मतलब पूरी तरीके से हिंदी है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप अस्थायी मेमोरी ही लिखें, आप टेम्परेरी मेमोरी भी लिख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि रैम में संग्रहित ही लिखिए, आप स्टोर यानी कि हिंदी और इंग्लिश के जो वर्ड हैं, उनको इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। आप रैम और रोम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें। लेकिन जो आपका ग्रामर पार्ट है, कि लगाना प्राइमरी मेमोरी कहलाती है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें कुल मिला के आपको समझ आ रहा होगा कि जो नाउन वाला पार्ट है, यानी कि जो आपकी संज्ञा वाला पार्ट है, वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और बाकी तो आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा कि नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को सेम उसी तरीके से हिंदी हो या इंग्लिश उतने पेजेस आपको पूरे करने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। रैम से ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकलते हैं? एक तो डेफिनेशन निकल कर आती है, पी रॉम, ईपी रॉम्स, ये सब क्या क्या है इनके बारे में। दूसरी चीज ये सारी ईपी रॉम का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी फुल फॉर्म्स ये जरूर कोई ना कोई टकराता जरूर है हर बार। उसके बाद बिट और बाइट में अंतर, केबी, एमबी, जीबी, इनमें अंतर। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल कौन सी होती है इनमें, मतलब ये पूछा जाता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक, या फिर इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। चलिए आप ही से सवाल पूछते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताइए। देखिए कौन बता पाता है, हाथ खड़ा करिए जल्दी से। बाकी सभी बच्चे इंटरेस्ट दीजिए बच्चों, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है, ये आप इसको ध्यान पे रखकर आप लोग बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज, इनके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। और कोई? एक मिनट। ओके, तो अब चांस देते हैं हम लोग शुभम को। शुभम का मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं। हाँ शुभम बताइए, कैसे हैं आप? सर प्राइमरी मेमोरी ठीक है सर। हाँ। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही होता है और सेकेंडरी मेमोरी बाहर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे इसमें? चलिए ये तो ठीक है, आपने बता दिया। देखिए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जब कभी, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो जब कभी कोई डिफरेंस जैसा वर्ड आ जाए कि डिफरेंस बताइए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, तो जब भी कभी डिफरेंस यानी कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस निकालने को आएगा, तो आप कभी भी पैरा मत बनाए। पैरा बनाने का मतलब है आपने अपना नुकसान कर लिया। पैरा इंटरेस्टिंग नहीं होता। आपको हमेशा ऐसे लिखना चाहिए जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। टेबल बनाइए। आपने ये टेबल बना दिया, 100%, 5 नंबर का सवाल है, पूरे 5 उठाएंगे आप। अब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में टेबल में आपको आराम से समझा सकते हैं। ये एक टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं, बिकॉज ये कंप्यूटर के अंदर है, वोलाटाइल हो सकती हैं, फास्ट एक्सेस हो सकती हैं, एक्सपेंसिव होती है, लिमिटेड स्टोरेज होती है, डेटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है। इट कंटेन द डेटा फ्रॉम द करंटली सीपीयू, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सीपीयू टू प्राइमरी मैनेज, मतलब कि ये सारी चीजें आप लोग 1 2 3 करके ऐसे बनाया और आपने इस तरह बनाया। तो जब कभी डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको ऐसा डिफरेंस चार्ट बनाना चाहिए। और इसमें भी जब लास्ट में आप पूरा बनाते चले आ रहे होंगे, तो इसमें भी आप लोगों का आखिरी में लाइन में जब पहुंचे तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल लिखिए, रैम रोम, और रैम की एक फोटो बना लीजिए ऐसे, ठीक। और इसका एग्जांपल आपने डाल दिया, मान लीजिए पेन ड्राइव, तो एक पेन ड्राइव की एक आपने फोटो बना दी ऐसे, और नीचे उसको नोमेनक्लेट जरूर करिएगा, नहीं तो आदमी समझ नहीं पाएगा क्या बना के आ गए हो तुम लोग। तो यहाँ लिखिए ये रैम है और ये पेन ड्राइव है। ये फोटोज बहुत इफेक्टिव होती है। जो टीचर है, जब मैं कभी कॉपी चेक करता हूं तो मेरा पहला अट्रैक्शन फोटो पे ही जाता है। सबकी यही एक टेंडेंसी है, यही तरीका ही होता है। तो जब कभी आप लोग कॉपीज देखेंगे या किसी की भी कॉपी चेक करेंगे, आप खुद ही देखेंगे, आप किसी बुक को भी उठाइए तो बुक का कंटेंट आप बाद में पकड़ते हैं, पहले उस जगह या उस पेज में फोटो क्या बनी है उसको अपने दिमाग में उतारते हैं, और उसके बाद फिर उस कंटेंट को उसी के आधार पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ये फोटोज पहले नीचे बड़ी बड़ी बना दी और ठीक ठाक लग रही है फोटोज को, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग पेन से बनाइए, और उसमें जो शेडिंग्स का पार्ट होता है, स्केचिंग का पार्ट होता है, जो कि अच्छा लगने के लिए होता है, वो पेंसिल से दीजिए। ठीक है, कलरफुल पेन्स यूज मत करिए, वो थोड़ा सा मतलब लो क्लास में लग जाता है। हम लोग एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट तरीका है आप लोगों के एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से डिवाइड करके, डिफरेंशिएट करके। तो एक सवाल तो आपको समझ आ गया, मेमोरीज क्या होते हैं, वो चीज आप लोगों ने इसमें पूरी कर ली। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और इसी तरीके से उठा लेता हूं जो आप लोगों के काम का है, और वो है आप लोगों के पास एक सवाल जो आपसे इस बार 100% आने वाला है, और वो ये है क्वेश्चन नंबर 2। और देखते हैं किसको इसके बारे में नॉलेज है।
बताएंगे डिफरेंस ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है। चलिए देखते हैं किसको आइडिया है, जल्दी से बताइए क्या डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी बताना चाहे जल्दी से बताइए, जल्दी से हाथ रेज करिए। ओके, इस बार हाथ रेज किए हैं कई सारे बच्चों ने, तो मैं आस्था का स्पीकर ऑन कर रहा हूं। हाँ सर बताइए। ओपन सोर्स, सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बट जो सर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए कुछ लाइसेंस होता है जो हम इजीली डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और एग्जांपल्स मतलब मान के चलिए 5 नंबर का है, और क्या बताएंगे? ये तो आपने एक डिफरेंस बता दिया कि आप लोग ओपन सोर्स जो है वो इजीली डाउनलोडेबल है, और ये लाइसेंस के साथ ही आपको डाउनलोड करने को मिलता है। ठीक है, ये फ्री है। और बताइए डिफरेंस। सर ओपन सोर्स का एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड हो सकता है और एमएस वर्ड ओपन सोर्स लिब्रा नहीं ऑफिस, है, और सर माइक्रोसॉफ्ट तो पैसे लेता है उसके लिए, लिब्रा आप बोल सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल तो आपको आखिरी में लिखेंगे ना आप लोग, और उसके डिफरेंसेस में राम बताइए। राम सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं सर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली नेट से डाउनलोड करके उसको सर चला सकते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। और सही है। और जो सर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं सर, ये क्लोज्ड टाइप के होते हैं, इनकी कॉपीराइट लेना पड़ता है, मींस इनको खरीदना पड़ता है सर नेट से। बिल्कुल सही है, ये तो मेजर डिफरेंस इसके है। बाद इनको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया। बिल्कुल। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वो फोटोशॉप भी सर आप बता रहे थे खरीदना पड़ता है। और क्या हम लोग अभी तक जब फ्री में पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्री में मिल गया तो दुनिया में फ्री है ऐसा नहीं है, वो सब खरीदने पड़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वैसे तो आप लोग मोटा मोटा जो मेन कंसेप्ट है वो समझ गए होंगे। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इनका आप परचेज विद सोर्स कोड, आप लोग ओपन सोर्स जो करते हैं इनके लिए आप लोग अगर परचेज नहीं भी करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप खरीदते भी हैं तो इनका सोर्स कोड भी उनके साथ मिलता है। सोर्स कोड का मतलब समझते हैं, जिस कोडिंग के द्वारा इनको तैयार किया गया। इससे फायदा क्या, किसी कंपनी ने पूरा सोर्स कोड आपको दे दिया कि हमने बस इस लैंग्वेज, मान लीजिए पीएचपी पे हमने ये बनाया था, उन्होंने पूरी प्रोग्रामिंग आपको दे दी। अब आपके पास पूरी प्रोग्रामिंग आ गई तो आप उसमें अपनी कलाकारी करके अपना थीम कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग आपको मिल गई, एंड्रॉइड ने कहा कि ठीक है ये सॉफ्टवेयर है, इसको तुम ले लो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो, तो उससे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं इनको आप लोग परचेज भी करेंगे लेकिन वो सोर्स कोड नहीं देंगे आपको, वो बोलेंगे एमएस ऑफिस ले लीजिए, यूज करिए, इसमें तब्दील नहीं कर सकते, अपडेट हम ही भेजेंगे आपको। ठीक, ये फ्री होते हैं, इनके लिए आपको पैसा करना करते हैं। अब आपके पास सोर्स कोड मिल गया तो आप इसे मॉडिफाई भी कर पाएंगे ना, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। यूजर कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रीली इन एनी कंप्यूटर, आप जितने चाहे उतने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे लिब्रा आपने पेन ड्राइव में लिया और इसको जितने चाहे उबुंटू यूजर में ले लिया, लेकिन इसमें लाइसेंस जिसको देगा उसी में चलेगा ये। अब जैसे आप एचपी का लैपटॉप लीजिए तो एचपी के साथ विंडोज मिला है तो एचपी की विंडोज के लिए उसी सिस्टम के लिए है, आप सोचे हम दूसरे मॉडल में उस विंडो को इंस्टॉल कर ले तो नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता ओपन सोर्स की, भाई जब पैसे नहीं दिए तो पकाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें पूरा सपोर्ट रहता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको बकायदा पूरा सपोर्ट देता है कि हाँ प्रॉब्लम है तो आप उनको बताइए, वो आपकी बगिंग या डिबगिंग करके आपको देंगे। तो ये पूरा आप लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो आपने 2 सवाल नोट कर लिए, एक सवाल और लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगली क्लास शुरू करते हैं। मैं इसलिए आपको बच्चों ये बता रहा हूँ क्योंकि ये अब थोड़ा सा क्रैश कोर्स है या रिवीजन है, तो इन पार्ट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको इनके तीनों के बीच में डिफरेंस, किनके किनके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ये रहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए हाथ रेज करिए। अब मैं चाहूंगा कुछ नए बच्चे आगे आए, बच्चे तो खूब सारे हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब शांत हैं। और छोटे जब थे हम लोग तो टीचर हल्ला मचाते मचाते थक जाती थी, शांत रहिए शांत रहिए, लेकिन उस समय कोई शांत नहीं रहता था। ओके, इसमें कोई बताना चाहेगा? शुभम ने हाथ रेज किया है, शुभम बताइए। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही चलते चलता है, मतलब कि वो हार्डवेयर चलाता है, मतलब ये हार्डवेयर को चलाता है, ये पर्सनल काम के लिए होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को स्पीड को इनहेंस करने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्पीड ही बढ़ाए, बहुत सारे यूटिलिटीज हैं हमारे, अलग अलग तरीके से डिजाइन है। ठीक है, लेकिन फिर भी और कोई इससे और बेहतर ढंग से बताने कंप्यूटर की मदद के लिए ही यूटिलिटी। हाँ, मदद के लिए। आप देखिए होता क्या ना, चीजें आप सबको पता है, आप लोग जानते भी हैं कि आपके ये बेसिकली है क्या,
लेकिन यहाँ पर जानने से मतलब नहीं ना, हम लोग क्लासेस इसलिए लेते हैं ताकि आप आंसर शीट में लिखेंगे, सामने वाले आदमी को क्या पता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आप कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपनी चीजों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे तो उसके हिसाब से तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा लिखने का तरीका होना बहुत जरूरी है, चीजों को शो करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एक और सुमित ने हाथ रेज किया है, सुमित बताना चाहेंगे? सुमित का स्पीकर ऑन कर देते हैं। हाँ सुमित बताइए। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सिस्टम जो नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है सर। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूजर कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सर। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबली लिंकर, लोडर, डीबगिंग, सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तुम थोड़ा सा पाथ से डाइवर्ट हो गए, लेकिन ठीक है, फिर भी चल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को इसको यूज या आप लोगों को इसको समझाना कैसे है। सबसे बढ़िया चीज आप लोग दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तरीका तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, इस तरीके की चीजों में डिवाइडेड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी कोई चीजें इस तरीके से बताएंगे तो आप लोगों को ये जो आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसको जरूर बना लीजिए। मतलब इसको आप लोग, ये आपने बना दिया तो वो 100% नीचे वाला तो वो देखने ही नहीं वाला है कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। इसमें नीचे दिखाया गया है कि आपने एक हार्डवेयर है, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू, डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर सब लगे हुए हैं। इस हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ओएस भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी। तो ये हार्डवेयर को ही कंट्रोल कर रहा है, और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक यूटिलिटी भी है जो भी हार्डवेयर को और आपके सॉफ्टवेयर को मॉनिटरिंग करने का काम करती है। फिर इस ओएस के अंतर्गत आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो कि आप बाहर से इंस्टॉल करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आपने वर्ड इंस्टॉल कर लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल कर लिया, बहुत सारे गेम इंस्टॉल कर लिए। तो ये कुल मिला के जैसे आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, तो ये ऐप्स है, और ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल का एंड्रॉइड है। और जो आप लोग कभी कभार अपने मोबाइल में एक फास्ट स्पीड करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि आप लोग एक डिस्क क्लीनअप डाल लेते हैं, एक झाड़ू वाला सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, जैसे ऐसे उड़ाते हैं तो बीच से जूम करके झाड़ू उड़ के जाती है, वो सब यूटिलिटी है। एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी है। तो ये डायग्राम बनाइए और फिर तीनों चीजों को आप बकायदा अलग अलग विथ एक्सप्लेन के साथ समझाते हैं। तो ये मैंने आपको आज 3 क्वेश्चंस बताए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपके पहले टॉपिक में से आने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को जो पहला पार्ट है उनके लिए है। अब आज की ये पोर्शन फिनिश होता है। इसी तरीके की अगली क्लासेस हम लोग लेके चलेंगे। क्लास क्लोज करने के पहले जो बच्चे YouTube में इस क्लासेस को देखेंगे, अगर आपको क्लासेस एक्सप्लेन फॉर्मेट में चाहिए, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जिनके पास भी नोट्स हैं और अगर आपके व्हाट्सएप से नोट्स पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करिए और फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। और प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा M1R5, और इसमें आप लोगों को एक के नीचे सारे सॉफ्टवेयर या सारे सिस्टमैटिक लगे हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट से जाके देखिए तो ही आपको आसानी से समझ आएगा। बाकी जो पीडीएफ और बाकी जो गेस्ट पेपर, नोट्स, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशंस, ये सब जो है वो वेबसाइट से जो आपको दिए गए हैं, जिसका पासवर्ड दिया गया है, उसमें यूज करिए। हो सकता है क्रोम में अच्छा ना चले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूसी डाउनलोड कर लीजिए, यूसी ब्राउजर में आप लोग करिए। तो बच्चों आज की क्लास का ये पोर्शन फिनिश होता है, और अब आप लोग जो अगला टॉपिक